हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 14 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो जो लोग नए हैं उनको बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी ये और हमारा आपका प्यारा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स, जिस पे अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही यहाँ पे क्लास 11 की फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपसे जो भी छोटे भाई बहन या दोस्त हो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो आइए हेडिंग लगाइए डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हेडिंग लगाइए डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पिछले 4-5 लेक्चर से। तो आज टॉपिक है कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आप देखिए ज़रूरत ही क्यों पड़ी डाइलेक्ट्रिक डालने की, तो इसका रीजन भी जान लेंगे और उसके बाद जो है सो इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो जनरली हम जानते हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं। दो प्लेट मान कर चलिए, एक ये पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करते रहते हैं और ये फोर्स हम आपको बता भी चुके हैं। तो मान लीजिए ये अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लग रहा है। और ये अगर मान के चलिए चार्ज दोनों प्लेट पे अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ से आप जानते होंगे। तो ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच क्या है कि स्ट्रॉन्ग चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स इनके बीच क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से चिपक भी सकता है। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है कि एक सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल जब इसके बीच में डाल देंगे तो इनके बीच क्या है कि अब ये चिपकने की, स्टिक होने की जो प्रॉपर्टी थी वो कम हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए कि ये क्या है कि अभी एक ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मान ले तो ये दोनों अगर इसके बीच में अगर डाल देंगे तो अब इसको चिपकने की टेंडेंसी क्या है, बंद हो जाएगी। अब ये बात अलग है कि इनके अंदर जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इनके बीच जो है सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो इन्हीं बातों को आज आपको समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले प्लेट ऑफ कैपेसिटर बनाते हैं, उस पर क्या फोर्स लगता है वही बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए ये कैपेसिटर का हम प्लेट बनाने जा रहे हैं। लाइन सीधी नहीं हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये दो कैपेसिटर का प्लेट ले लिए। एक पे हम लोग प्लस चार्ज देते हैं और दूसरा पे माइनस चार्ज देते हैं। अगर इनका एरिया मान लें हम ए है और इनका भी प्लेट एरिया ए ही मान लें, तो अगर ये चार्ज प्लस देते हैं, ये जब तक कहा ना जाए कि चार्ज किस तरह, तो हम लोग यूनिफॉर्मली ही इसको कंसिडर करेंगे। तो ये आप लोग जान चुके होंगे इससे पहले भी। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में होते हैं तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको मान लेते हैं प्लेट फर्स्ट और इसको सेकेंड प्लेट मान लेते हैं। इससे पहले ही मान चुके हैं। तो सेकेंड प्लेट को फर्स्ट प्लेट अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं इसका फोर्स क्या है, एफ है। और ये एफ़ का वैल्यू भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये एफ़ का वैल्यू अभी लिख देंगे क्या होता है। अब ये भी चार्ज जैसे कि प्लेट फर्स्ट जो है वो सेकेंड को भी अट्रैक्ट करेगा, सेकेंड प्लेट फर्स्ट को भी अट्रैक्ट करेगा, वो भी फोर्स आएगा अट्रैक्ट एफ। और ये फोर्स से अगर मैग्नीट्यूड बता देंगे तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये किस तरह आता है हम ये इसको डील कर चुके हैं। तो ये क्या है, फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर है। ये जो लग रही है फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इस चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो देखिए चार्ज और फोर्स में सीधा रिलेशन है। क्या है, सीधा रिलेशन है। तो चार्ज को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स हो जाएगी तो ये मान कर चलिए कुछ ना कुछ सपोर्ट से ये दोनों इस तरफ से और भैया इस तरफ से मान कर चलिए क्या है, कुछ ना कुछ सपोर्ट से दिए हुए थे, तभी ये क्या है कि आपस में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट किए हुए हैं। अब हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा और फोर्स इतना ज़्यादा इंक्रीज होएगा कि ये जो सपोर्ट है उनको भी ओवरकम, मतलब उसको उसका पावर को ख़त्म कर करके ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आपस में चिपक सकते हैं, यानी स्टिक हो जाएंगे।
तो ऐसा ही प्रॉब्लम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ हो रहा था। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या है कि ये आपस में स्टिक ना हो। तो देखिए इनके साथ क्या प्रॉब्लम था, तो देखते हैं। बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसी बात को लिख दे रहे हैं। बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर attract with force q square equal to 2 एप्सिलॉन नॉट a। तो क्या कह रहा है कि दोनों प्लेट जो है सो कैपेसिटर क्या प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के फोर्स से कितना q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कर रहे हैं टू ईच अदर। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कभी न कभी संभावना तो आएगी कि वो स्टिक हो सकता है। सो दे कैन, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये स्टिक हो सकता है। दे कैन स्टिक विथ ईच अदर। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। तो ये तो हमारी समस्या थी। अब इसको जो है सो कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो लिखते हैं टू प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ प्लेट इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में क्या डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। और ये किसको स्टिकिंग से बचाता है, दोनों प्लेट को चिपकने से बचाता है। क्योंकि अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं डालते तो फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये आपस में चिपक भी सकते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक को भी जान लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक ये क्या है कि एक सॉलिड मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, सॉलिड मटेरियल दैट डू नॉट एलो करेंट। ये क्या अपने से होकर के करंट को पास नहीं होने देती है। अगर करंट पास हो जाता तो फिर क्या है कि सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता, दूसरी तरफ ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाता। इसकी वजह से ये डाइलेक्ट्रिक वो नहीं हो पाता। तो डाइलेक्ट्रिक का एक अलग मटेरियल है। ये क्या है कि एक सॉलिड मटेरियल होती है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये करंट को एलो नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेबलाइज होने देता है। बट एलो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होती है, लेकिन करंट फॉलो नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली ये देखा जाए डाइलेक्ट्रिक ना तो सॉलिड होते हैं, सॉरी ना तो ये कंडक्टर होते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और ना ही ये इंसुलेटर भी होते हैं। क्या कि ये इंसुलेटर कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन इंसुलेटर से ही मिलता जुलता इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से इंसुलेटर भी नहीं है। और सेमीकंडक्टर देख रहे तो ये भी सेमीकंडक्टर भी ये नहीं है। क्या है, ना ये कंडक्टर है, ना ये इंसुलेटर है, ना ये सेमीकंडक्टर है। ये अलग टाइप का मटेरियल है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये करंट को एलो करता है। और ऐसा प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन बेड कंडक्टर या इंसुलेटर का भी होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होती है। अगर इसका एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल होता है इसका ग्लास, माइका, ETC। अगर आप और इसका एग्जांपल जानना चाहते हैं तो एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक नेट पे सर्च कर सकते हैं। आज के गूगल बहुत आसान कर दिया सब चीज़ों को। तो इतना समस्या आ रही थी क्या है कि ये प्लेट आपस में चिपक रहे थे, तो चिपकने से बचाने के लिए हम लोग क्या किए, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए। अब ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या क्या इफेक्ट होगा, अब नेक्स्ट उसको पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो देखिए डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर के अंदर डाल कर देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम कैपेसिटर का ये एक प्लेट हो गया और ये सेकेंड प्लेट हो गया। तो इनके बीच में क्या है कि इसका ऊपर चार्ज डेंसिटी देते हैं सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जानते हो कि एरियल चार्ज डेंसिटी होता है, कई बार बता भी चुके हैं। तो ये सिग्मा के बारे में बता दें तो देखिए सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ये सिग्मा होता है। तो इनके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मटेरियल डाल रहे हैं, किस तरह का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं। तो ये देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इनसे सटा हुआ है। अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो कैपेसिटर जो होते हैं इसी डाइलेक्ट्रिक के दोनों तरफ क्या करते हैं कि मेटल प्लेट लगा देते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कैपेसिटर जो होता है जनरली इसी तरह के होते हैं, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक होते हैं और उनके दोनों तरफ प्लेट पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, कहते हैं डाइलेक्ट्रिक है। और इसका क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको के मान लेते हैं, जिसका जनरली यहीं पे देते हैं ब्रैकेट में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, इसको कहते हैं यहाँ पे कि क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। माइका के लिए अलग होगा और ग्लास के लिए अलग होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है क्या। तो कैपेसिटर में क्या करते हैं, एक तरफ प्लस चार्ज दूसरी तरफ माइनस चार्ज देते हैं। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डेवलप प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज को हम दिखा देते हैं, इस पे माइनस चार्ज। तो कैपेसिटर की अपोजिट प्लेट पे क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, एक पे प्लस चार्ज होते हैं और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर जब दो चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, फील्ड ऑफ, क्या है, कैपेसिटर या फील्ड बिटवीन प्लेट है। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का था। तो आप देखिए डाइलेक्ट्रिक जो बना होगा वो डाइलेक्ट्रिक, हम जानते हैं कोई भी मटेरियल जो बना होता है वो एटम के बने होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मूव करने वाले पार्ट क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक आ चुका है। तो इसके अंदर मान लीजिए कि क्या है कि एटम होगा और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन तो हिलने वाला नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए क्या कि इसका पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया होगा। क्या है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाते हैं तो दोनों चार्ज जो है सो एक दूसरे के सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से क्या है कि पूरे में जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो बीच वाला चार्ज क्या है कि देखिए एक यहाँ पे आएगा और एक दूसरी तरफ से, एक प्लस चार्ज इस नेगेटिव चार्ज और प्लस और माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि बीच वाला मिडिल वाला चार्ज क्या है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे, ये इंड्यूस चार्ज, ये अपने मन से हो नहीं रहा था, किसकी वजह से आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आया है तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर चुका है। इंड्यूस मतलब क्या क्या, इसको आप एक एग्जांपल समझाते हैं कि इंड्यूस क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप और आपके दोस्त, अगर कहीं आपके दोस्त मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं मूवी देखने में, लेकिन वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा मूवी है, सलमान खान का मूवी है या रॉकी का मूवी है, किस तरह का है। तो वो आपको जाने का मर्जी नहीं थी, वो कहा कि टिकट के भी पैसे देंगे या नाश्ता भी कराएंगे। तो आपको क्या किया, वो तैयार कर लिए, लेकिन आपकी मर्जी नहीं थी, लेकिन इन्फ्लुएंस में आकर के क्या है कि आप देखने को तैयार हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पहले डेवलप नहीं था, आप देखिए चार्ज डेवलप हो गया है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मान लेंगे, क्योंकि जैसे ही अपोजिट चार्ज दिखेगा तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से, ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर की वजह से लग रहा था। ये इंड्यूस चार्ज हुआ है। इंड्यूस चार्ज को हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे सिग्मा आई, ये माइनस सिग्मा आई हो जाएगा और इस तरफ क्या है प्लस सिग्मा आई। ये क्या है कि सिग्मा जो है, सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये ई आई जो हुआ है ये इंड्यूस भी कर सकते हैं या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इंड्यूस इलेक्ट्रिक
फील्ड, या इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल के अंदर है तो इसको इंटरनल भी कह सकते हैं, इंटरनल फील्ड। तो आप देखिए क्या है कि ये चार्ज डेवलप हो चुका है, क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से ये चार्ज इस पर इंड्यूस हो चुका है। अब ये इंड्यूस चार्ज हो चुका है तो आप देखिए कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि ये इस तरफ था और यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होने की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। तो आप देखते हैं ई नेट क्या आने वाला है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो, इसको ई नोट माने थे किसके, कैपेसिटर और प्लेट के बीच लग रहा था, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ है उसको हम आई मान लिए हैं। तो ये जो होता है ये ई नॉट डिवाइड बाय के होता है। ये क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ई नेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू क्या जाएगा, ई नॉट बाय के। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कम हो चुका है, क्योंकि ये कांस्टेंट जो होता है ये के का वैल्यू जनरली 1 से ग्रेटर होता है, जनरली जो होता है ये इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर चुका है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर चुका है तो हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो कैपेसिटर का काम ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। तो कैपेसिटर के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और सप्लाई एक ही बार में कर देता है। अगर कोई जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो या कूलर हो या मोटर हो, इसको चलाने के लिए स्टार्ट करने में क्या है हायर करंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो वो जनरली बैटरी से या एसी करंट से प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो कैपेसिटर ही यहाँ पे जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कैपेसिटर में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए क्या उसके अंदर हमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी है। डाइलेक्ट्रिक जब डाल दिए हैं तो देखिए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया है। अब देखिए कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है और यहाँ पे जो है सो इंड्यूस चार्ज आया। तो इन दोनों को अगर हमको के को दिया हुआ, के अगर दिया गया है, ये अगर गिवन है तो निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ई आई एंड सिग्मा आई। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ई आई एंड सिग्मा आई। तो सिग्मा क्या, इंड्यूस चार्ज बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ से इसी इक्वेशन को उठाइए। तो ई नेट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट माइनस ई आई। हम लोग ई नेट देख चुके हैं। ई नेट इक्वल टू क्या है, ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के, और ये ई नॉट ई आई है। इसको इस तरफ ले आइए। तो ई आई जो आ जाएगा यहाँ पे ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। अब देखिए यहाँ से ए नॉट को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ई आई इक्वल टू आ गया है ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो हमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। अब इंड्यूस चार्ज अगर हमको निकालना है तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है सो यहाँ पे अगर ई नॉट देखें, क्या है ई नॉट देखें तो इसके कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते थे, आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट प्लेट की वजह से भी इस तरफ ही होता था और सेकंड प्लेट की वजह से भी इस तरफ ही होता था। और यहाँ पे देखेंगे तो सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ई नॉट यहाँ पे जो आने वाला है वो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई आई जो होगा वो सिग्मा डिवाइड बाय ई आई इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए हम लोग। तो अब इसी के वजह से हम लोग क्या निकालते हैं, यहीं पे कर लेते हैं बगल में कैलकुलेशन सिग्मा आई। तो ई आई की जगह पे जो है पुट कीजिए, फर्दर हम लोग लिख रहे हैं ई आई की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा आई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट आई की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और इंड्यूस चार्ज भी आ चुका है। इंड्यूस चार्ज क्या निकल चुका है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया। इंड्यूस चार्ज कब, ये गिवन रहे, के अगर गिवन हो तो, के अगर गिवन
है। तो जनरली के का वैल्यू दिया ही रहता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई कंडीशन देगा। आप लोग जिस तरह से मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल बनाए होंगे उसी तरह का ये भी कंसेप्ट होता है। तो न्यूमेरिकल कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा आप लोगों को। जो के का वैल्यू जनरली हम K1 K2 K3 मानेंगे, और हो सकता है बुक में जो है उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो आसान हो जाएगा, लेकिन हम जनरल टर्म लेके चलेंगे। तो पहले इसको आप लोग लिखिए। उसके बाद क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बाद पोटेंशियल देख लेते हैं। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं और कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस को करते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इनको लिख लिए तो इसको मिटा देते हैं। लिखिए, यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, डिक्रीज किया है। तो ये क्या है, डिक्रीजेज। इनिशियली क्या था, ई नॉट था, तो ई नॉट से क्या हो चुका है, ई नॉट बाय के। अब हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जनरली हम लोग V से दिखाते हैं। अगर मान के चलिए डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उसमें मान लेते हैं V नॉट है, और ये क्या होता है कि E नॉट इंटू डी। ये रिलेशन आपको पता होगा कि डेल्टा V इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है माइनस में E डॉट डेल R हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताए थे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस प्लेट का देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हायर होगा, इसका लोअर होगा। तो यही बता रहा है कि अगर फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये रेडियस वेक्टर क्या है, इस तरफ से ही जाएगा। तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो V नॉट इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा, E, और D के जगह पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आ चुका है ये V इक्वल टू ED। तो ये कब है कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपेसिटर के अंदर जो है सो डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तब की बात है ये। तो ये क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इसको बगल में लिख देते हैं ताकि आप लोग कॉपी जब रिवाइज करें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक डाले तो मान लिया इसका पोटेंशियल जो है सो V डैश हो गया है। अब ये E नॉट जो था, E नॉट डिवाइड बाय के हो जाता है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद डिक्रीज हो जाती है, और देख चुके हैं। और ये D हो जाएगा। तो यहाँ से V डैश देखिए, E इंटू डी क्या है, V नॉट डिवाइड बाय के है। तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेज। पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज किया है। तो इसको लिखिए, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, इसको मिटाने वाले हैं। तो देख लीजिए, तो V भी क्या क्या है, ये V पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ है। V डिक्रीजेज V नॉट टू V नॉट डिवाइड बाय के हुआ। अब हम लोग कैपेसिटेंस को देखते हैं। तो चलिए कैपेसिटेंस देखते हैं। तो कैपेसिटेंस के बारे में बात करते, कैपेसिटेंस को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते थे। C इक्वल टू होता था Q डिवाइड बाय डेल्टा V। ये क्या है कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये हमेशा रखना है, याद रखना है कि ये क्या होता है कि इसमें Q जो होता है ये चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि जब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जब नहीं डालेंगे तो उसको C नॉट मान लेते हैं, और Q तो हमेशा Q रहेगा। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं तो प्लस Q ही रहेगा। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो यहाँ पे अगर चार्ज देखा जाए तो हम जान लीजिए सिग्मा दिया हुआ था, अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो Q आ जाएगा। तो Q डिवाइड बाय V नॉट। ये क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक
नहीं डाले थे तब की बात है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कि C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय वी डाइस माने थे हम लोग। तो यहाँ पे ये चार्ज जो है सो डाइलेक्ट्रिक डाले या न डाले, चार्ज का अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा। चल भले अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, हमेशा ये प्लेट पे जो चार्ज दिए हैं वो चार्ज हमको दिखाई देगा। ये चार्ज बदलने वाला नहीं है, तो चार्ज क्या रहेगा वही रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V नॉट बाय के हो जाएगा। तो यहीं से देख लीजिए C इक्वल टू क्या है कि Q डिवाइड बाय V नॉट इंटू के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C नॉट और ये के। तो देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीज कर चुका है, ये क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर चुका है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है प्रूफ करने का, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। देखिए उसको भी देख ही लीजिए, क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे चार्ज में कुछ ऐसा होने वाला है तो चार्ज बदलने वाली नहीं है। जिस तरह से बुक वगैरह में दिए रहते हैं उसको भी हम ट्रैप कर देते हैं, ये तो लिख ही लिए होंगे। तो देखिए यहीं पे कर देते हैं। तो जनरली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर मान के चलिए अगर या कोई डायलेक्ट्रिक नहीं दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी होता है। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला यही होता है कैपेसिटेंस का। तो जनरली C इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाय डेल्टा V है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे डायलेक्ट्रिक डाले हैं तो Q तो बदलने वाला नहीं है, और इसको क्या लिख सकते हैं, V नॉट बाय के। इसको के को ऊपर कर दीजिए तो के ऊपर चले जाएगा और यहाँ बचेगा V नॉट। तो C इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय V नॉट को क्या लिख सकते हैं, E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी लिख सकते हैं। क्योंकि अभी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिस्प्लेसमेंट से तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो अभी हम लोग डिफाइन किए थे, इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे E नॉट जो होता है वो सिग्मा होता है, या इसी को हम Q बाय ए को सिग्मा कहते हैं। तो Q बाय सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो Q ए बाय Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको Q के ऊपर ही रहने दीजिए और इसको Q ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है। देखिए ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा। अब ये ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चले जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा है, एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइड बाय डी। अब इनको थोड़ा गौर से देखिए कि ये तो वही चीज़ है जब डायलेक्ट्रिक नहीं डाले थे। तो क्या है, यहाँ से हम C इक्वल टू लिख सकते हैं के C नॉट। दोनों तरीक़ा से प्रूफ कर दिए, क्योंकि आप जनरली फार्मूला कैपेसिटेंस का इस तरह पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अभी जो है सो हम प्रूफ भी कर दे कि के टाइम्स इनटू समथिंग होता है। तो जनरली अगर आप लोगों को पहले की बात याद होगा तो वो किसी मीडियम के लिए होता था, तो एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइड बाय डी लिखते थे। और एप्सिलॉन क्या होते थे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यही एप्सिलॉन आर क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी यहाँ पे के की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पुरानी बातें हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी है, बस ये आपको बताने के लिए हम किए हैं। तो देखिए किस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस भी जो है इंक्रीज किया है। कैपेसिटेंस जो है सो C क्या किया है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस C से क्या हो गया है कि C नॉट हो चुका है। पोटेंशियल क्या क्या पहले सर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये डिक्रीज किया, पोटेंशियल भी डिक्रीज किया, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने का फ़ायदा यही कि कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इतना लिख लिया। आप देखिए डाइलेक्ट्रिक डालने के फ़ायदे क्या हुए, एक तो है कि प्लेट स्टिक नहीं होगा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं प्लेट को मिल रही है। उसके बाद क्या पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रही है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम जो है सो बताने वाले हैं। तो लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। तो देखिए
तो आप देखते हैं एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एडवांटेज मतलब फ़ायदा, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसको देखते हैं। तो पहला फ़ायदा देखा जाए इसका क्या है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा था। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते, मतलब ज़्यादा अमीर हो रहा, ज़्यादा अमीर है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो क्या है, पहला प्रोवाइड स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में आप लोग स्टेबिलिटी का नाम बहुत सुने होंगे कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो ये क्या है, अस्टेबल हो चुका है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो है सो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट, ये प्लेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया है। दूसरा फ़ायदा क्या देखिए, अभी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया था। तो दूसरा क्या है, इंक्रीज कैपेसिटेंस। तीसरा बात जो पढ़ चुके हैं, ये प्लेट को चिपकने से बचाता है, स्टिकिंग होने से। तो क्या है ये, प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग विद ईच अदर। ये प्लेट को आपस में चिपकने से बचाता है। ये जो है सो ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम के ब्रेकडाउन को भी ये रोकता है। ये ब्रेकडाउन क्या होता है हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो ये क्या, कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम ये मीडियम के ब्रेकडाउन को बचाता है। तो ये चार फायदे हैं। तो देखिए ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम क्या होता है, जैसे कि देखिए कि कोई कैपेसिटर प्लेट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज मान लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज से पे टर्मिनेट होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर मान के चलिए इस पर चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, क्या है कि चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब चार्ज इंक्रीज हो रही है। तो अगर मान चलिए कि बहुत सारा इस पर चार्ज और बढ़ा दिए, इस पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिए, बहुत सारा बढ़ा दिए, तो इनके अंदर एयर मॉलिक्यूल है, चाहे कोई मीडियम है, मान करके चलिए अगर ये एयर है, सबसे ज़्यादा परमिटिविटी जो होता है या इसी का डाइलेक्ट्रिक होते हैं तो इसको 1 मानते हैं। अगर एयर का देखा जाए तो 1 होता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, ये पोलराइज हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक होने के बाद क्या है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यही क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम है, ये ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। तो यही हो जाएगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज स्टोर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इनका मीडियम क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइज होकर के क्या कि दोनों चार्ज अलग हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आकर के इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव पे चिपक जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे हो जाएगा, तो ये बीच का मीडियम जो हो जाएगा वो कंडक्टिंग हो जाएगा। कंडक्टिंग हो गया है तो फिर चार्ज का फ्लो हो जाएगी। तो कब, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आप देखिए कि डाइलेक्ट्रिक को जब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को कुछ हद तक तो रोकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर इसके अंदर का भी जो है सो क्या है कि पोलराइजेशन हो जाएगा और उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन कुछ हद तक तो ये रोकेगा। कब, जब डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं। तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रही है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो हमारा क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो चलिए इसको लिखिए। उसके बाद जो है सो हम जब आधा में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसको भी देख लेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए किसी मेटल प्लेट को कंडक्टर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। कि जनरली पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जो के का वैल्यू जो होता है कंडक्टर के लिए क्या होता है। तो अगला ये देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो मेटल कह दें या
कंडक्टर का होगा। बात दोनों एक ही है। तो जनरली मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर ही होते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर को हम क्या है कि अगर कैपेसिटर के बीच डालते हैं तो क्या होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर का प्लेट है, अगर इसके अंदर हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल या मेटल को इंट्रोड्यूस कर दें, इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए ये क्या है कि एक मेटल है, तो ये इस पे मान लीजिए प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, तो इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इस तरह से होता था। तो जनरली अगर इसके लिए देखा जाए, इसका वैल्यू मान लीजिए ये कोई मेटल्स है, क्या है ये मेटल्स है, या इसी को हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। मेटल जो होते हैं वो जनरली कंडक्टर ही होते हैं, जनरली क्या वो हमेशा कंडक्टर होते हैं। तो इसी तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। तो जनरली हम लोग को ई नेट इक्वल टू क्या होता है कि ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। आपको पता होगा कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नॉट बाई के नहीं, जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ से देखिए ये, तो इसको क्या कर सकते हैं, ई नॉट बाई के इस तरफ हो जाएगा और ये ई नेट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू देख लीजिए, के इक्वल टू ई नॉट बाय जीरो। आप कोई भी नंबर में जीरो से डिफाइन करते हैं तो वो टेंड करता है किसको, इन्फिनिटी को। तो के इन्फिनिटी के को टेंड करेगा। तो ये अगर मेटल के देखा जाए तो के का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मैटर या कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि इसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है कि कुछ भी चार्ज दीजिए वो तुरंत उसको कैंसिल कर देगा। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज भी कह सकते हैं। तो आपको ये दिख गया होगा कि कंडक्टर के लिए जो होता है क्या है, के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें के का वैल्यू याद रखिएगा। तो यहाँ पे कंडक्टर के लिए जो के का वैल्यू आ चुका है वो इन्फिनिटी को टेंड्स करता है। तो चलिए इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग जो है सो आधा में कैपेसिटर के आधे पार्ट में ही डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसको देखिए। तो इसको लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या कैपेसिटर के अंदर जब आधा ही डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो हेडिंग क्या है, कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या करेंगे, अब हम कैपेसिटर के अंदर पूरा न डाइलेक्ट्रिक डाल करके आधे पार्ट में डालेंगे। तो देखिए क्या आने वाला है। तो ये एक कोई कैपेसिटर का प्लेट लेते हैं, जनरली प्लेट टेढ़ा मत होना। तो ये कैपेसिटर का प्लेट है, इसके क्या है कि आधे पार्ट में ही हम डालते हैं। क्या है कि आधे पार्ट में ही कोई मटेरियल डालते हैं जनरली। मान लीजिए इसके आधे पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, टेढ़ा मत होना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, d है, d/2 मान लीजिए, या d1 ही मान लीजिए। क्या इसको d1 मान लीजिए, जनरल केस रहेगा। इसको d1 और इसको आधा ही कर दे तो d/2 कर लीजिए, और इसको भी d/2। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसका वैल्यू देते हैं k। तो देख लीजिए कि जनरली अगर देखा जाए तो इस पर प्लस क्यू चार्ज दिए हैं और इस पर माइनस क्यू चार्ज दिए हैं।
तो ये खाली वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली ई नॉट होगा और इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट हो जाएगा वो ई नॉट बाय के हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये मटेरियल डालने के बाद ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका अगर के दिया हुआ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। तो वही क्या है कि इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही रहेगा और इस सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय के आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ई डॉट डी होता है, ई डॉट डी होता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में है तो दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू ऐसे को डेल वी कर सकते हैं या v, जनरली हम v से ही दिखाते हैं। तो इसको हम कर देते हैं E1 D1 प्लस E2 D2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है तो हम जनरली सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले में क्या है कि ई नॉट बाय ई नॉट डी बाय 2। अब प्लस सेकेंड में देखिए क्या आने वाला है। एक जनरल केस मान लेते हैं, इसका थिकनेस कुछ और दे देते हैं। रुकिए, इसको डी बाई 2 ना कर करके इसका थिकनेस टी दे दीजिए। टोटल थिकनेस दे देते हैं हम डी, मान लीजिए टोटल थिकनेस डी था और इसका थिकनेस टी मान लेते हैं ताकि जनरल केस हो जाएगा। डी बाई 2 से जो है सो वो सिर्फ एक पे ही होगा, लेकिन ये टी ले लेते हैं तो इससे जनरल केस हो जाएंगे। तो आप देखिए इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का थिकनेस जो हो जाएगा वो डी माइनस टी हो जाएगा। तो इसको अलग अलग फिर से लिखेंगे E1 D1 प्लस E2 D2। तो E1 की जगह पे क्या है, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के इंटू टी है। तो ये डेल भी है, सॉरी वी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आपको बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ई नॉट जो होती है वो Q डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, याद होना चाहिए, ये छोटी सी बात है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अगर ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी माइनस टी या प्लस टी डिवाइड बाय के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्यू के टर्म में करते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाय के है। तो अब क्यू बाई वी को इस तरफ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये इन सबको इस तरफ कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, दिख रहा होगा, इक्वल टू ये क्यू बाय वी। क्यू बाय वी क्या, यही तो कैपेसिटेंस होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो सी जो आ चुका है वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस डी डिवाइड बाय के है। तो ये देखिए कि कैपेसिटेंस ये भी इंक्रीज कर रहा है। आप दिखा देते हैं, अगर मान के चलिए कि ये तो डी माइनस टी है तो ये नीचे वाला पार्ट अगर घट रही है तो नीचे वाला पार्ट घट रही है। अगर मान के चलिए कि ये यहाँ पे टी था, अब टी माइनस समथिंग ऐड किया है तो टोटल में से पार्ट क्या है कि ये वाला अल्टीमेटली पार्ट जो है सो टोटल डी से छोटा है। अगर ये देखा जाए तो ये डी से छोटा है, कौन सा पार्ट, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर ये पार्ट डी से अगर छोटा है, अगर ये डी से छोटा है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का वैल्यू जो होगा उनसे बड़ा होगा। जैसे जनरली हम मानते हैं कि अगर सी नॉट देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, इसको मानते थे। अगर कोई छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, पहले क्या कि एप्सिलॉन नॉट ए में डी से डिवाइड किए, अगर मान चलिए कि इसका वैल्यू 10 होता, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, अगर इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज अब भी कर रही है। क्या है, ये सी इंक्रीजेज, ये इंक्रीज किया लेकिन उतना नहीं इंक्रीज किया जितना पहले किया था। तो ये क्या है कि ये सी नॉट से ग्रेटर होगा सी। तो ये देख लीजिए, इसका एक सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड भी अगर बता दें तो देख लीजिए इसको। तो सेकेंड मेथड देख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको 2 टर्मिनल लगा देते हैं, यहाँ पे एक पी दे देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू दे देते हैं।
क्या है, एक P दे दिए एक Q दे दिया है। तो आप देख लीजिए कि ये कैपेसिटर किसी न किसी तरह सीरीज में कॉम्बिनेशन है। अगर इस पार्ट को हम C1 मान लें, इसको C2 मान लें, तो देखिए ये कैपेसिटर जो है सो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इसको हम 2 मान लिए हैं, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया है। क्या है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और एरिया को जब डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया क्या है, इस प्लेट का भी एरिया ए है और इसका भी ए है। जब एरिया को डिवाइड करेंगे तो वो पैरेलल में आ जाएगा। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को भी कराने वाले हैं। तो इस टाइप का C इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इसका मान लिया जाए तो एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा। मान लीजिए इसका थिकनेस के बारे में, इसका एरिया भी ए रहेगा, इसका भी एरिया ए रहेगा, लेकिन इसकी थिकनेस बात कर ले तो ये हो जाएगा D माइनस T। इसका देखिए जाता है तो T क्या है, T/K हो जाएगा। तो C1 अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से देख लीजिए, यहीं पे कर देते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ ये एप्सिलॉन नॉट ए तो चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हम डिस्टेंस को डिवाइड किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस T अब प्लस ये देखिए, अब फिर से ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C, तो ये T/K हो जाएगा। तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, D माइनस T डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A, ये 1/C इक्विवेलेंट है। और ये क्या हो जाएगा, ये K तो इसमें आ जाएगा, तो इसको T/K को ऊपर कर दीजिए, T/K डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लीजिए, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। D माइनस T प्लस T/K है। तो इसको उल्टा दीजिए, क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T/K। फिर वही आ चुका है, देखिए जो यहाँ पे था। तो इसको ये बीच में क्या है, माइनस T है और ये प्लस T/K है। तो देखिए दोनों तरीक़ा से क्या आया कि कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम ही आया है। तो हम लोग इसको C इक्विवेलेंट करके निकाल लिए हैं और इसको क्या है, पोटेंशियल मेथड से। तो दोनों तरीका है। तो हम क्या है कि अब एक ही तरीका करके आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं इसको लिखिए। क्या है कि अब क्या करते हैं, हम अभी तो सिर्फ एक डाल लेते हैं, अब क्या करते हैं एक से ज़्यादा डाल के देखते हैं तो किस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इस बार क्या, कैपेसिटर के अंदर हम 2 डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं और दोनों का थिकनेस अलग अलग लेंगे। तो देखिए पहला ये प्लेट रह गया और सेकेंड प्लेट ये हो गया। तो मान लीजिए कि यहीं पे कहीं एक ये देते हैं, एक ये डाइलेक्ट्रिक है और एक ये डाइलेक्ट्रिक है। इसका थिकनेस T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दे देते हैं। क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका थिकनेस T2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल का थिकनेस क्या है, D है। इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। ये दोनों क्या है कि डाइलेक्ट्रिक है। तो इसका प्लेट एरिया A दे दिए, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दे देते हैं। तो हमको निकालना है कि वाट, यहाँ पे निकालना है फाइंड C इक्विवेलेंट। क्या है, हमको C इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। अगर ट्राई कीजिए, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, जिसको करना था कोशिश वो कर लिए, जो इसको नहीं किए हैं तो देखिए मेरे साथ। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अगर मान के चलिए खाली जगह पे, खाली जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम खाली जगह पे चलिए सिर्फ हम यहीं पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा E0। अगर इस पर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, E0/4
K1, और इसमें देखें तो ये हो जाएगा E0/K2। जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाने के बाद क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स डिक्रीज कर जाती है। तो फिर वही पुराना फार्मूला V = पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, E × D। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। तो पहला वाला पार्ट क्या है कि देखिए कि अगर यहाँ पे कोई थिकनेस है, टोटल थिकनेस क्या D है, तो इनमें से दोनों को बैलेंस कर देंगे तो ये रिमेनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग में E0 × D - T1 - T2 प्लस ये फर्स्ट वाले में देखेंगे तो इसका क्या है E0/K1 × T1। सेकेंड वाले को देखिए तो इसमें क्या है E0/K T2। तो यहाँ पे भी है तो E0 हर किसी में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन अगर E0 को निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, D - T1 - T2 और प्लस में T1/K1 प्लस T2/K2। तो फिर वही बात, इसको Q/ε0 A लिख सकते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, D - T1 - T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। तो देखिए अब ये अगर इसको हम Q/V कर दें, इसको इस तरफ ले आते हैं तो चलिए Q/V यहीं पे कर लेते हैं। Q/V = C, और ये क्या आने वाला है, इसको इस तरफ भेजे तो ये ऊपर आ जाएगा ε0। चलिए इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं, ε0 A डिवाइड बाय D - T1 - T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। तो यहाँ से आ चुका है, तो इसको CE कर लीजिए। देख लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है कि हम एक बार मेटल देकर देखते हैं कि एक प्लेट को मेटल कर देते हैं, एक को क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, दूसरा डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं मेटल वाला डाल देते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको लिखिए, उसका बताते हैं। तो देखिए इस बार क्या कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक देते हैं, एक मेटल डाल देते हैं, तो क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कैपेसिटर का प्लेट है, एक इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट K है, और एक ये मेटल है। ये क्या है कि एक ये मेटल है, इसको हम कह देते हैं मेटल। आप लोग मेटल के जानते हैं कि इसका जो है सो K का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो 0 होता है। ये मेटल है। इन दोनों का थिकनेस दिया हुआ है x, दोनों का थिकनेस x दिया हुआ, टोटल थिकनेस दिया हुआ है d। अब क्वेश्चन सिर्फ वही फिर है, फाइंड C इक्विवेलेंट। तो फिर चाहे तो हम वही तरीका अपनाएंगे, या तो हम इसका फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़ा फॉर्मूला अभी लिखे हैं, तो C = जो होता है तो जनरली हमको तो याद ही होगा, पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। तो ये फार्मूला क्या निकला था, D - T1 - में T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। तो देख लिए, तो यहाँ पे ε0 A तो बदलने वाला नहीं है। ये D तो थिकनेस D है, यहाँ पे x के जगह पे, D की जगह पे T1 की जगह पे x और T2 की जगह पे भी x है। अब प्लस अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या है कि इनमें आने वाला है x/K और प्लस x/इन्फिनिटी। तो ये मेटल के लिए देखा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 0 के बराबर होता है, लगभग टेंस टू 0 होता है। तो यहाँ से C का वैल्यू जो आ गया है वो ε0 A
और डिवाइड बाय, अगर चाहे इसको तो उस तरह से मान सकते हैं कि 3 कैपेसिटर है, एक ये एक जो है सो पहले वाला है, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। उस पर क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में और प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए d माइनस 2x प्लस x डिवाइड बाय k आ चुका है, इसका रिजल्ट ये आ गया है। ये d माइनस 2x है, देख लिए कुछ ने फॉर्मूला पुट कर दिए हैं और उसी फार्मूला के बेसिस पे जो यहाँ पे T1 है, T1 की जगह पे थिकनेस S है, T2 की जगह पे थिकनेस x ही है। अगर पहले का K1 देखा जाए तो वो K है, सेकंड का K देखा जाए तो वो इन्फिनिटी है। तो अगर कोई भी नंबर में इन्फिनिटी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर 0 के टेंस टू हो जाता है, मतलब बहुत ही करीब हो जाता है। तो इसको लिखिए, उसके बाद ग्राफ पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक जो है सो लास्ट तो नहीं, इसके बाद ये सेकेंड लास्ट समझ लीजिए। ये ग्राफ जो है सो कभी कभी एग्जाम में आते रहता है, तो इनको भी डील कर देते हैं। तो हेडिंग लगाइए, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एंड पोटेंशियल वर्सेस एक्स। तो इसको भी देख लेते हैं। जब डायइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसके बीच क्या है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ एक्स के साथ किस तरह वेरी करता है। तो पहले वही कंडीशन लेंगे। एक ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के हाफ पार्ट में हम डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने वाले हैं। देख लीजिए, ये जनरली एक बार में तो कभी बन ही नहीं सकता है। इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये थिकनेस क्या है, डी है, और ये थिकनेस भी डी है, इसका कांस्टेंट क्या है। तो अगर देखिएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई नॉट होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय के हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे लेते हैं हम डिस्टेंस को, क्या है डिस्टेंस को, वाई कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस कहीं डी होगा और यहाँ पे डिस्टेंस 2d होगा, दिख रहा होगा। तो पहले देखेंगे इनिशियली जो है सो इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट किया जाए, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे अगर 0 है तो 0 से जस्ट थोड़ा पहले देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आ जाएगा। तो मान लीजिए ई नॉट कहीं यहीं पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से लेकर के डी तक, यहाँ तक डी तक जो है सो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरह आ जाएगा, ये ई नॉट है, ये डी तक ई नॉट ही ग्राफ रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि डी और 2d के बीच में क्या आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट फॉल कर गया है। तो यहाँ पे क्या है कि ई नॉट बाय के हो गया। तो मान लीजिए कि ई नॉट बाय के यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ई नॉट बाय क्या आ गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ये डिक्रीज किया है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत आसान था, इसको ड्रॉ कर लिया। पोटेंशियल देखते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एक पे क्या लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस एक्स पे और वाई पे पोटेंशियल। तो ये वी मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे एक्स है। तो फिर वही यहाँ तक मान लीजिए कोई जनरल डी है और यहाँ पे कोई डिस्टेंस d2 है। पोटेंशियल मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव प्लेट का मान लेते हैं वी नॉट, क्या है वी नॉट मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट का। और ये यहाँ से लेकर के इसको थोड़ा यहाँ तक कर देते हैं ये। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि यहाँ से लेकर के अगर हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और पोटेंशियल कितना डिक्रीज करता है, तो डेल्टा वी अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा ई डी। यहाँ पे ई नॉट है तो ई नॉट इंटू डी, यहाँ तक पोटेंशियल डिक्रीज किया क्या, ई नॉट इंटू डी। अगर मान के चल लिया जाए, इसको अगर देखना है तो इसको मान लीजिए वी नॉट माइनस वी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जनरल को मान लेते हैं वी या माइनस वी नॉट इक्वल टू ई इंटू डी है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते हैं तो माइनस साइन लगाइए यहाँ पे माइनस साइन। तो ये वी नॉट माइनस ई इंटू डी है। अब कहीं दिख रहा होगा वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का ग्राफ है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये इसको देख लिया जाए, अगर ये कुछ इसका स्लोप देखा जाए तो इसको मान लेते हैं
θ1 है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉल किया है वो E0 इंटू डी किया है। उसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ तक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करता है। अगर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाया जाए तो पोटेंशियल इसका क्या है, V0 माइनस E0 इंटू डी है। अब यहाँ से क्या है कि इस पॉइंट से पोटेंशियल फिर डिक्रीज करेगा, यहाँ से पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। वो कितना करेगा डिक्रीज, तो देखिए कि इस बार डिक्रीज कम करेगा, डिक्रीज इस बार करेगा E0 बाई के इंटू डी करेगा। तो इस बार देख लीजिए यहाँ पे दे देते हैं, इस बार ये कम डिक्रीज किया है तो इसका मान लेते हैं θ2 है। अगर आप देखिए स्लोप, तो पहले क्या किया है कि ये इसको θ1 मानते हैं। पहले अगर डी 0 से लेकर डी तक में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी डिक्रीज किया, ज़्यादा डिक्रीज किया। अगर सेकंड पार्ट में देखें तो कम डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे ये कम डिक्रीज किया है, कितना, वो E0 डी बाई के, और पहले वाले में क्या किया था E0 बाई के। अगर देखा जाए θ1 ग्रेटर देन θ2 है। तो पहले का स्लोप देखा जाए तो ज़्यादा है लेकिन सेकंड का कम है। मतलब 0 से लेकर डी तक का गिरने का रेट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज़्यादा ही था, सॉरी पोटेंशियल का। लेकिन अगर सेकंड में गए, अगर डी से लेकर d/2 तक गए तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है बहुत ही कम। तो यहाँ पे स्लोप दिख रहा है कि θ1 क्या है, ग्रेटर देन θ2 है। तो एक और ग्राफ देख लेते हैं और उसके बाद जो है सो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए, पहले पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, तो देखिए एक नेक्स्ट यहाँ पे दे दिए हैं कि इसके अंदर दो डायइलेक्ट्रिक डाले हैं। एक डायइलेक्ट्रिक समझ लिया क्या है, मेटल है। तो इनके बीच में देखिए कितना फ्री स्पेस है, यहाँ पे फ्री स्पेस और तीन जगह फ्री स्पेस है, और दो इसके अंदर एक कंडक्टर है, मतलब एक मेटल है, और एक जो है सो डायइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट दिया हुआ है डी। अगर सबके बीच में सेपरेशन देखा जाए तो डी है और x=0 से स्टार्ट हुआ है। तो हमको फाइंड करना फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ और साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ है। तो देखिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बारीकी से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा कि किस तरह होने वाला है। तो x=0 यहीं पे कहीं होगा, x=d मान लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं कि चलिए इसको यहाँ पे d हो जाएगा, ये 2d, यहाँ पे 3d डिस्टेंस लेगा, ये 4d 5d, 1 2 3 4 5, हाँ तो 5d तक ही है। चलिए यहाँ पे 6d मान लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ हो जाएगी और इस पर x है। तो जनरली अगर देखा जाए तो ये जो खाली पार्ट है, इस खाली पार्ट को हम दिखा देते हैं इससे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E0, फिर इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E0, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग पढ़े हैं आज की क्लास में E0/k होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं E0 है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो D तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, वो E0 ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड D तक E0 ही होगा। उसके बाद देखिए कि फिर D से लेकर 2D, मतलब D के 2D के बीच में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर गया, वो E0/k हो चुका है। तो मान लीजिए E0/k कहीं यहाँ पे, तो E0/k है। तो यहाँ से लेकर के 2D तक, ये 2D तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो E0/k रहेगा, दिख रहा होगा। फिर देखिए 2D से 3D के बीच में क्या E0 ही है, तो फिर ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा 2D से लेकर के 3D के बीच तक। इसको डॉट लाइन से मिला देते हैं। उसके बाद देखिए कि 3D से लेकर 4D क्या है कि यहाँ पे मेटल है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर करके 0 आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे 0 होती है, तो यहाँ पे ग्राफ इस पे आ जाएगा 0। उसके बाद देखेंगे क्या कि 4D से 5D के बीच में, तो 4D से 5D के बीच में फिर वहीं ऊपर ही आ जाएगा, 4D से लेकर के 5D के बीच में। तो 4D और 5D के बीच में ग्राफ फिर से E0 हो गया। तो ये भी E0, ये भी E0 और ये भी E0 हो चुका है। और ये D से 2D के बीच में क्या हुआ है कि ये ग्राफ एक बार फॉल किया था और एक बार फॉल किया कहाँ पे, 3D to 4D, ये 0 हो चुका है। क्योंकि मेटल के अंदर हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ था, तभी देखिए पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ भी दिखा देते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है बस, हो जाएगी आप लोगों को।
तो इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको बताने वाले हैं। तो थोड़ा पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए हम देखिए सिर्फ इसी को मिटाते हैं, क्योंकि बार बार एक ही काम को करना अच्छी बात नहीं है। तो बोर्ड का फ़ायदा हम उठाए हैं, बस आप लोग कॉपी का फ़ायदा मत उठाइएगा कि वहाँ पर मिटा करके इरेजर से लिख दीजिए। तो देखिए इस पे मान लेते हैं क्या है कि पोटेंशियल है और इस पे पोजीशन है, एक्स ग्राफ है। तो इसका मान लेते हैं पहले वी नॉट था, क्या क्या पोटेंशियल इसका वी नॉट है। तो कहीं ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं वी नॉट पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से वी नॉट से ले करके डी तक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए फॉल करेगा, तो फॉल करेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस अगर देखा जाए इस प्लेट तक, क्या है कि फर्स्ट से D1 से लेकर के D2 तक, D1 से लेकर के D2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई है। वो कितना E नॉट बाय E नॉट इंटू डी किया है। तो E नॉट इंटू डी मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया है V नॉट माइनस E नॉट इंटू डी। तो ये होगा, तो इस तरह फॉल करेगा। इससे पहले भी हम ग्राफ दिखाए थे आपको। तो मान लीजिए ये थीटा अभी 1 है, इसका स्लोप मान लीजिए थीटा 1 है। अब देखिए डी से लेकर के 2D तक में क्या होगा, तो यहाँ पे भी फॉल करेगा ग्राफ। तो अगर यहाँ से लिखा जाए तो अगर D से लेकर के 3D के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो वो क्या है E नॉट डी बाय के है। तो थोड़ा कम डिफरेंस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बीच में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वी नॉट माइनस में ई डी तो पहले से था, अब ई नॉट डी बाय के आ चुका है। तो मान लीजिए कहीं यहीं पे आया है, तो ये स्लोप थोड़ा कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। दिख तो रहा कुछ ज़्यादा ही है, इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं। ये कम डिक्रीज किया है, ये कम डिक्रीज किया है। मान लीजिए यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको थीटा 2 मान लेते हैं। अब देखिए 2D से लेकर के 3D तक, तो फिर जो है सो यहाँ पे E नॉट इंटू डी ही आ जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस E नॉट इंटू डी आ जाएगा कितना, D2 और D3 के बीच में। तो फिर वही घटेगा, यहाँ पे आ जाइए, इसको देख लीजिए। तो फिर इसी के रेट से घटेगा और इसका जो रेट है उसी रेट से घटेगा यहाँ पे। ये तो रुकिए स्केल से बना देते हैं। तो जो इस तरह का है वो भी इसी ग्राफ में आने वाला है। अगर देखिए तो यहाँ पे इसके थीटा 2 स्लोप हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल देखिएगा तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस वी नॉट माइनस ई डी माइनस ई नॉट डी बाय के माइनस ई नॉट डी। तो अब देखिए कि अब ये थीटा 3 हो गया है। अब 3D और 4D के बीच में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। तो ये यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किसी तरह से डिक्रीज नहीं करेगी। उसका 4D से लेकर के 5D तक देखिए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फॉल करेगा। और फॉल कितना करेगा, वो फॉल जो करेगा ई नॉट इंटू डी करेगा। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सेम इसी के ग्राफ से हो जाएगा, जिस तरह जो स्लोप इसका है उसी रेट से ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो देखें ये थोड़ा कुछ टेढ़ा हो गया है। तो जो वो सबका ग्राफ का स्लोप था वही स्लोप आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम मान लेते हैं थीटा 4। अगर रिलेशन देखा जाए तो ये थीटा 1 यहाँ पे थीटा 1 है, तो थीटा 2 जो होगा लेस देन होगा थीटा 1 बराबर थीटा 3 बराबर थीटा 4 स्लोप। क्योंकि सिर्फ D से लेकर 2D तक ही ग्राफ कम डिक्रीज किया, बाद बाकी सेम डिक्रीज किया, इतना ही पे। अगर हमको इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल पूछता क्या है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वी नॉट माइनस, यहाँ पे देखिए E इंटू डी, फिर E इंटू डी 2D हो गया था, फिर अब जो घटने वाला माइनस में E इंटू डी, तो माइनस में
3E0 इंटू डी और माइनस में E0 बाय के इंटू डी। ये क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो इस तरह से जो है सो पोटेंशियल वर्सेस एक्स में भी ग्राफ देख लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स में भी ग्राफ देख लिए हैं। तो आप थोड़ा सा जो है सो हम देख ले हैं कि अलग अलग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, लास्ट टॉपिक उसको भी बता देते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोगों को बन जाएगी किताब का क्वेश्चन आसानी से। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है कि एक कैपेसिटर है और इनके बीच हम पार्टीशन कर देते हैं। एक इस तरफ भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और इस तरफ भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अगर देखिए तो इनका टोटल डिस्टेंस क्या है कि इनको हम d मान लेते हैं। ये थिकनेस का d1 है, इसका भी d2 है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के माने तो K1, इसका K2 है। अगर एरिया दोनों का बराबर ही है। पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर इसको अगर एरिया डिस्टेंस अगर डिवाइड हो, जब क्या देखिए कि अगर क्या है कि इनके बीच का सेपरेशन डिवाइड हो, क्या हो, सेपरेशन डिवाइड हो रही है, तो हम लोग मानेंगे किस तरह से, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसको मानेंगे है, सीरीज में, सीरीज मानेंगे। तो आप देख रहा होगा कि 2 पॉइंट है, एक कैपेसिटर जो है सो K1 की वजह से इसमें मान लेते हैं और इसको सेकंड की वजह से इसमें मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर आ जाएगा, एक ये आ गया है और एक ये आ गया है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इसको C1, इसको C2। तो अब हमारा काम है C1 C2 निकालना। देखिए C1 निकाल लेते हैं, तो C1 का वैल्यू चलिए C इक्विवेलेंट से ही निकाल लेते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। पैरेलल में डायरेक्ट एड करते हैं, लेकिन इसमें सीरीज में अलग अलग करते हैं। इसका K1 दिया हुआ, डिस्टेंस क्या दिया हुआ, D1। इसका भी कैपेसिटेंस का जो है सो ये डायरेक्ट कांस्टेंट K2 और डिस्टेंस D2 दिया हुआ है। तो आप निकालिए, इसको क्या देते हैं, अगर K1 है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A इंटू K ऊपर ही चले आता था, डिवाइड बाय D1 प्लस 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइड बाय D2। तो ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो आप जो है सो ये D1 को ऊपर भेजिए, D1 K1 को ऊपर कर देते हैं। क्या है कि ये D1 K1 कर देते ताकि आसानी रहे। ये एप्सिलॉन नॉट इंटू A और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये D2 डिवाइड बाय K2, D2 डिवाइड बाय K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A इंटू D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2। तो अब आ ही गया है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A
डिवाइड बाय D1/K1 प्लस D2/K2। ये आ चुका है। क्या करना है कि अगर डिस्टेंस अगर दिया रहा है सेपरेशन, तो इससे अगर इसका डायरेक्ट अगर देखना है तो देखिए, अगर इसको 2 या 2 से दिया रहता तो जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एक जनरल फार्मूला कब, जब रहेगा ये सीरीज में, तब जनरल फार्मूला। तो वहाँ पे सी इक्विवेलेंट जब निकालना हमको है तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय D1/K1 प्लस D2/K2 डॉट 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 DN/KN। ये एक जनरल फार्मूला है। अगर इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में दिया रहता और सभी का K भी दिया रहता, उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया रहता, तो हम इस फार्मूला से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक कम ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको जो है सो लिख लीजिए, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं। तो एक बार देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन ले लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया, इस बार एरिया को डिवाइड कर दिए। पहले क्या कहते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड किए थे, इस बार एरिया को डिवाइड कर दिए। तो एरिया को डिवाइड करने के बाद क्या है कि जब एरिया डिवाइड होगा तो एक बात आप हमेशा नोटिस कीजिए, एरिया डिवाइड, जब भी एरिया डिवाइड होगा तो ये कॉम्बिनेशन जो हैगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर जब डिस्टेंस डिवाइड होता था तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, जब भी एरिया को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में क्या कि एक कैपेसिटर नीचे, एक कैपेसिटर ऊपर है, तो यहाँ पे बनाइए कि एक पी पॉइंट है, तो एक जो कैपेसिटर ऊपर कर देते हैं ऐड, एक कैपेसिटर नीचे, और एक पॉइंट ये इस तरफ क्या है P और दूसरी तरफ Q है, इसको C1 इसको C2। तो C इक्विवेलेंट किस तरह निकालते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तो C1 प्लस C2। तो देखिए C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A1 K1 डिवाइड बाय D। डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही, हमेशा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों में सेम ही डिस्टेंस है, प्लस में एप्सिलॉन नॉट A2 K2 डिवाइड बाय D। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जो है सो कांस्टेंट लीजिए और D कांस्टेंट लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D कांस्टेंट ले लीजिए, और A1 K1 प्लस A2 K2। तो देखिए आ गया है। अगर ये 2 था तो उसके लिए क्या A1 K1 किया, अगर जनरल निकालना है तो हम लोग देखिए वही बात है, जिस तरह से उसके लिए जनरल निकाल लेते थे। ये तो बहुत आसान है जनरल फार्मूला। अगर 2 ही पार्ट में न बल्कि बहुत सारा पार्ट में करते तो क्या होता, तो उस समय C इक्विवेलेंट क्या हो जाता, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इंटू A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाता। ये जनरल फार्मूला है। अगर इसको आप याद रखिएगा तो टाइम बचेगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि जितना टाइम बचा लें उतना फ़ायदा आपके लिए है। तो इसको एक बार लिख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो गया है, तो सारा कंसेप्ट कवर करने में लग ही गया टाइम। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।